पशुपति पारस ये बात जानते हैं कि अगर एनडीए से छटकेंगे तो फिलहाल मांझी वाला हाल हो जाएगा महागठबंधन में। इसीलिए बहुत चिंतन के बाद उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो अपनी जो शर्तें हैं उन्हें विड्रॉ कर लेंगे। खास बात क्या है? खास बात यह है कि तो फिर पशुपति पारस का क्या होगा? देखिए, पशुपति पारस को ये बात समझ में आ गई है कि चिराग पासवान ही भाजपा का फर्स्ट चॉइस है, तो अब वो उस आधार पर ही काम करेंगे। आगे चल के पशुपति पारस यदि अपनी पार्टी का विलय, पशुपति पारस के प्रति क्या रवैया हो सकता है, ये स्पष्ट समझ में आता है। वहीं दूसरी तरफ जब पशुपति पारस को यह एहसास हो गया कि उनसे गलती हो गई, बयानबाजी जो उन्होंने की वो उनके खिलाफ जा सकता है और ऐसे में उन्हें एनडीए गठबंधन छोड़ना पड़ सकता है, तब उन्होंने करेक्शन शुरू किया। सबसे बड़ा सवाल जो आपके जहन में लगातार था, खासतौर पर बिहार के दर्शकों के मन में था कि भाई ये जो लोजपा 2 हो गई है, क्या इनमें से किसी एक को ही इस बैठक में आमंत्रण मिलेगा? तो जिस वक्त ये बैठक चल रही है उस बैठक में, नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, अब तो यह स्पष्ट हो गया कि एनडीए में कितने दल हैं। आने वाले समय में इन दलों का कुनबा बढ़ेगा। अभी आज 38 दल दिल्ली में अमित शाह, जेपी नड्डा और भाजपा के साथ बैठकर उस तैयारी में लग गए हैं जो 2024 में नरेंद्र मोदी के चुनाव के साथ साथ इन दलों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। समानांतर में आपको पता ही होगा, बेंगलोर में एक बैठक चल रही है। जो विपक्ष का कुनबा है, अब इसे विपक्षी कुनबा कहना छोड़ दीजिए और उसे आज से इंडिया कहिए। उन्होंने अपना नाम इंडिया रख लिया है और इस कुनबे में भी लगभग 24-25 दल पहुंचे हैं। कायदे से आंकड़ों की बात करें तो एनडीए काफ़ी आगे लगता है, लेकिन भाजपा के साथ एक खास बात यह है कि भाजपा सत्ता में है, सत्ता आकर्षण का केंद्र बनता है। अगर विपक्ष के चेहरों को देखिएगा तो बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं। उन चेहरों में कहीं ना कहीं एनडीए के 38 दलों की चमक थोड़ी फीकी पड़ जाती है। अब तो एक नया ध्येय भी उस गठबंधन ने, नीतीश कुमार के खिलाफ, माफ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाले गठबंधन ने बना लिया है। अब बड़ी चुनौती देने की तैयारी चल रही है। 2024 में भाजपा अगर आ जाती है तो किस आधार पर आएगी, ये इन रणनीतियों के आधार पर तय हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आपके जहन में लगातार था, खासतौर पे बिहार के दर्शकों के मन में था कि भाई ये जो लोजपा 2 हो गई है, क्या इनमें से किसी एक को ही इस बैठक में आमंत्रण मिलेगा? तो जिस वक्त ये बैठक चल रही है उस बैठक में दोनों लोजपा मौजूद हैं। खास बात यह है कि पशुपति पारस जो कि इस बात से नाराज थे कि चिराग पासवान को इस दलों के एनडीए की बैठक में क्यों बुलाया जा रहा है, हालांकि उन्होंने कहा था कि वो शर्तें नहीं रखेंगे, इसलिए उन्होंने चिराग पासवान को नहीं आने को लेकर या आने को लेकर कोई शर्त नहीं रखी। लेकिन जैसे ही उन्हें ये खबर प्राप्त हुई कि जो हाजीपुर की सीट है उसे चिराग पासवान ने भाजपा से अपने पाले में करने की कोशिश करा ली है और हाजीपुर की सीट जो है वो भाजपा, चूंकि शर्त यही थी कि बैठक में चिराग पासवान तभी आएंगे जब उनकी शर्तें मानी जाएंगी, तो अगर वो बैठक में आ ही गए हैं और उनकी बात अमित शाह से हो ही गई है तो क्या हाजीपुर उनके हाथ से निकल जाएगा? इस विवाद के बाद से हाजीपुर वाले मुद्दे को जैसे ही सब पत्रकारों ने पूछा, जो बयान दिया गया पशुपति पारस के द्वारा, उस आधार पर तो लगता है कि एनडीए से उनका दाना पानी उठ गया है। उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया और दलाल जिस तरीके से बोला नित्यानंद राय को, आगे संभावनाएं एनडीए में उनकी लगभग समाप्ति हो जाती हैं। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं, उन डेवलपमेंट्स को भी देख लेते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चिराग पासवान ने पशुपति पारस को अपने पिता तुल्य बताया। उन्होंने ये भी कहा कि दर्द जरूर दिया है लेकिन परिवार के हमारे सदस्य हैं। निश्चित तौर पर इससे आने वाले समय में चिराग पासवान का पशुपति पारस के प्रति क्या रवैया हो सकता है, ये स्पष्ट समझ में आता है। वहीं दूसरी तरफ जब पशुपति पारस को यह एहसास हो गया कि उनसे गलती हो गई, बयानबाजी जो उन्होंने की वो उनके खिलाफ जा सकता है और ऐसे में उन्हें एनडीए गठबंधन छोड़ना पड़ सकता है, तब उन्होंने करेक्शन शुरू किया। और कल रात में दिए गए अपने इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें चिराग पासवान से कोई तकलीफ नहीं है। चिराग पासवान अगर एनडीए में आ रहे हैं या आ गए हैं
अब तो आ ही गए हैं, चूंकि जेपी नड्डा ने भी स्वागत कर दिया और चिराग पासवान ने भी ये बात मान ली ट्वीट पर करके। मतलब कहीं ना कहीं चिराग पासवान अब एनडीए का हिस्सा है और इस बात से पशुपति पारस को कोई दिक्कत या परहेज नहीं है। उल्टा पशुपति पारस का कुनबा ये कह रहा है कि वो खुश हैं कि चिराग पासवान घर वापस आ गए हैं और उन्हें एक स्थान मिल गया है। देखिए, राजनीति अवसरों का खेल है, सभी की अपनी महत्वाकांक्षा होती है, सभी को कुछ चाहिए होता है। आप अच्छे से जानते हैं कि फिलहाल 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती कोई बड़ी चुनौती नहीं है। यदि विपक्ष का एक कुनबा अपने आप को आने वाले 2-3 महीनों में, जो एक बड़ा टेस्ट होने वाला है सबके लिए, उस दौरान एकजुट रख पाता है तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिलने लगेगी। लेकिन तब तक नरेंद्र मोदी को इस विपक्ष के कुनबे से कोई डर नहीं है। वहीं अगर बात की जाए एनडीए की, तो बिहार में एनडीए निश्चित तौर पर कमजोर नजर आता है। लेकिन जो दल यहां से गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, पशुपति पारस, जीतन राम मांझी और आने वाले वक्त में मुकेश सहनी की भी इसमें आने की संभावना बताई जा रही है, उससे जातीय गोलबंदी एकाएक एनडीए के पक्ष में हो जाती है। नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक में भी सेंधमारी के लिए आरसीपी और उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी को सामने कर दिया गया है। नित्यानंद राय लगातार एक्टिव हैं। ऐसे में जो कुनबा बिहार में है जो एनडीए का, वो मजबूत तो नजर आता है। पशुपति पारस ये बात जानते हैं कि अगर एनडीए से छटकेंगे तो फिलहाल मांझी वाला हाल हो जाएगा महागठबंधन में। इसीलिए बहुत चिंतन के बाद उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो अपनी जो शर्तें हैं उन्हें विड्रॉ कर लेंगे। चिराग पासवान के खिलाफ जो कमोशन है उनका, उसे वो विड्रॉ कर लेंगे। जो हाजीपुर की सीट है उस पर तो अंत तक वो लड़ते रहेंगे, इस बात के लिए कि वो सीट उनको चाहिए। लेकिन अब अगर भाजपा फैसला लेती है तो निश्चित तौर पर उस पर एक सरेंडर पोज में चले आएंगे पशुपति पारस। लगभग स्पष्ट है कि अब ये चीज़ें कैसे फेज आउट होंगी। लेकिन एनडीए में आते ही चिराग पासवान ने जिस तरीके से अपने बयानों में और तलखी में कमी लाई है, ये इस बात का द्योतक भी है कि आने वाले समय में चिराग पासवान दोनों लोजपा को एक करने का भी प्रयास करने जा रहे हैं। कल चिराग पासवान की मुलाकात पशुपति पारस गुट के सांसद से भी हुई है। एक और सांसद उनके संपर्क में भी हैं। जहां एक तरफ रेणु कुशवाहा से उनकी मुलाकात हुई, वहीं दूसरी तरफ उनकी मुलाकातें लगातार महबूब अली कैसे से हो रही हैं। ऐसे में पुराने जो लोजपा पशुपति पारस के साथ के लोग चले गए थे, उनको अपने साथ लेकर चिराग पासवान लोजपा को एकीकृत कर सकते हैं। खास बात क्या है? खास बात यह है कि तो फिर पशुपति पारस का क्या होगा? देखिए, पशुपति पारस को ये बात समझ में आ गई है कि चिराग पासवान ही भाजपा का फर्स्ट चॉइस है, तो अब वो उस आधार पर ही काम करेंगे। आगे चल के पशुपति पारस यदि अपनी पार्टी का विलय भाजपा में कर दे, लोजपा रामविलास में नहीं कर सकते हैं, अगर ईगो सामने आएगी तो वैसी स्थिति में वो भाजपा में अपनी पार्टी का विलय कर सकते हैं। ये उनके राजनीति के आगे के पड़ाव के लिए, रिटायरमेंट के लिए, पॉलिटिकल रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा शुरुआत हो सकता है। खासतौर पे तब जब उनके सांसद इधर उधर भागने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अब पासा पलट गया है। तब चिराग पासवान अकेले हो गए थे, आज पशुपति पारस अकेले हो गए हैं। प्रिंस पासवान जिस तरीके से आज एकाएक दावा करते हैं उठकर कि मैं समस्तीपुर नहीं छोड़ रहा हूं, ये साबित करता है कि समस्तीपुर की सीट भी चिराग पासवान ने मांग ली है भाजपा से। और यदि उस बैठक में बैठे हैं तो उस सीट पर कहीं ना कहीं अब बेचैनी प्रिंस पासवान को हो गई है। आप अच्छे से जानते हैं कि इससे पहले कभी भी प्रिंस पासवान के सीट की बात नहीं हुई थी, और एकाएक बिना आग के धुआं अगर उठने लगा है तो ये बात समझ लीजिए कि आज चिराग पासवान का एनडीए में कद पशुपति पारस से कहीं ज़्यादा बड़ा हो गया है। और आने वाले समय में अब चचा पर यह दबाव बन गया है कि वो जल्द से जल्द फैसला लें, और कहीं ना कहीं फैसला जो है अब विलय का ही होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।